अभी शेयर भी कर दिया है, ठीक है ये वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सवाल, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली ना ये पूछा जाता है, ये पीजीयू में भी आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से अख्तियारात हैं। देखिए जो आप पेपर कर रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, इट मीन्स कि इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मुख्तलिफ कानूनी निज़ाम को, तो उसमें से पाकिस्तान के भी हिस्से में से आपको कुछ टॉपिक्स आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कंसिडर की जाती है, ये सबसे बड़ी जो अदालत है, ये रिलीफ लेने का आखिरी दरवाजा, ठीक है। इसका स्पेसिफिकली काम ये है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन का एक तो तहफ़्फ़ुज़ करना है और कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करनी है, और जब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको रिजॉल्व भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन भी तस्वर की जाती है। इंट्रोडक्शन। Article 175 of the Constitution provides that there shall be a Supreme Court of Pakistan and a High Court for each province, and such other courts as may be established by law. The function of the Supreme Court are interpretation of the Constitution and determination of the disputes that may arise between federal government and provincial governments. It can declare laws invalid if they are against the Constitution. It can be regarded as guardian of fundamental rights and Constitution. तो आपको ये पता चला कि आर्टिकल 175 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो आइन है हमारा इस टाइम, उसमें हमें बता दिया गया है कि कौन कौन सी कोर्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट है, हर सूबे की हाई कोर्ट्स हैं, और जो दूसरे लॉज के तहत कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि उसने आइन की तशरीह करनी है, डिस्प्यूट को डिटरमिन करना है, और अगर कोई ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा उसको इनवैलिड करार देना है, और फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन तस्वर की जाती है, ठीक है। ये इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। अच्छा, आपको जब भी लॉ में से क्वेश्चन आएगा तो आपकी सेकंड हेडिंग रेलेवेंट प्रोविजन ही बनेगी, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हम कंपोजिशन देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उतने जजेस जितने की पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी। अभी जो तादाद फिक्स की है वो 17 है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 होती है। Appointment of Supreme Court judges under Article 177 shall be appointed by the President in accordance with Article 175A. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में एक कमीशन बैठता है जिसे हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो कि आर्टिकल 175A के तहत तश्कील दिया गया है। उसके मुताबिक फिर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है? पाकिस्तान का सिटीजन हो, हाई कोर्ट का जज हो 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट हाई कोर्ट का है तो फिर उसकी 15 साल की स्टैंडिंग होनी चाहिए। ओथ ऑफ ऑफिस अंडर आर्टिकल 178। Before entering upon office, the Chief Justice of Pakistan shall make before the President and any other judge of the Supreme Court shall make before the Chief Justice oath in the form set out in the third schedule. अच्छा, जब ये अपना पोस्ट संभालते हैं तो पहले क्या ये थर्ड स्केड्यूल जो कि आइन में दिया हुआ है उसके मुताबिक ही हल्फन बयान लेते हैं, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो वो प्रेसिडेंट के सामने हल्फन ओथ लेगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेंगे। अच्छा, अब हमारा जो एक्चुअल सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात क्या हैं, ये इसके अख्तियारात हैं, उसमें उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी आ जाती है, सुमोटो पावर है, एपलेट जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, पावर टू ट्रांसफर केसेस, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स, और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ऐसे एक्सक्लूसिव मैटर जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली सुने जाएंगे। तो वो कौन सा मैटर है कि जब दो सूबाई हुकूमतों के दरमियान या फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी वहां पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करेगी, ठीक है। और ये जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट डेक्लेरेटरी जजमेंट प्रोनाउंस करेगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 184 के सब क्लॉज 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास सुमोटो का अख्तियार है। सुमोटो का अख्तियार कहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि जहां पर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना हो लेकिन वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो, ठीक है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना सुमोटो पावर इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एपलेट जुरिस्डिक्शन आ जाती है आर्टिकल 185 के तहत। मतलब सिंपल फार्मूला ये है कि हाई कोर्ट के किसी भी सजा के खिलाफ, फैसले के खिलाफ, डिग्री के खिलाफ अपील सुनने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है।
अब वो कौन से मामलात है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी एपलेट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करेगी? वो ये है कि जैसे हाई कोर्ट ने सजा बढ़ा दी है, या इक्विटल ऑर्डर्स, बरी किया था बंदे को, उसको रिवर्स कर दिया है, या फिर हाई कोर्ट ने केस मंगवा के मुल्जिम को सजा दे दी, या कॉन्टेम्प्ट की सजा दे दी हाई कोर्ट ने, या जो सब्जेक्ट मैटर जो दावा चल रहा था वो जजमेंट ही फैसला ही बदल के रख दिया है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्लेम था उसको सेटिसाइड कर दिया है, मतलब के फैसले को खत्म कर दिया है। तो इन मामलात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपनी अपील मतलब के एपलेट जुरिस्डिक्शन कर सकती है। लेकिन एपलेट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करने के लिए कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको अलाउ करवाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपील दायर करते हैं ना, तो पहले आप अपनी अपील को एडमिट करवाते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं ग्रांट ऑफ लीव टू अपील, फिर ही आपकी अगली बात सुनी जाती है। क्लियर हो रहा है सबको? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आती है अंडर आर्टिकल 186। 186 के तहत जब भी प्रेसिडेंट को जैसे कि किसी कानूनी नुक्ते के हवाले से मशवरा दरकार है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जब ओपिनियन देगा उस पर, तो वो उसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहलाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि वो केसेस को ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की भी पावर है। रिव्यू का मतलब ये होता है कि जब सेम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा से नजरसानी करती है ना, तो वो रिव्यू की पावर होती है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 1204 के तहत अदालत कॉन्टेम्प्ट की सजा मतलब तौहीन अदालत की सजा दे सकती है। ये पावर हाई कोर्ट के पास भी और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। इसके अलावा ये कहा गया है कि आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, तमाम पाकिस्तान की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जितनी भी हैं वो उन पर लागू होगा, उन पर बाइंडिंग होगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से? किसी का कोई सवाल है इस पे? हाँ जी बताएं, कोई सवाल है किसी का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगर किसी का सवाल है तो काइंडली मुझे अभी बता दें। ये क्लियर है सबको? अरसलान, याया, हारून, आप सबको क्लियर है? कोई ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन जो ना समझ आया हो, या फिर आफ्टर लेक्चर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अरसलान, समझ आ रही है आपको? अरसलान, आपका कोई सवाल तो नहीं है? आपका स्पीकर म्यूट है। आप सिर्फ मैसेज पे जवाब दे दो कि क्लियर है, तो मैं फिर आगे चलूं। अरसलान, आवाज आ रही है आपको? मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम, ये जो हम पेपर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, उसमें एक सवाल ये भी आता है प्रेसिडेंट के हवाले से। अब प्रेसिडेंट के हवाले से 3 किस्म के सवाल आ सकते हैं। उसके इलेक्शन के हवाले से, उसको निकाला कैसे जाता है, मतलब इम्पीच कैसे किया जाता है, और उसके इख्तियारात क्या हैं। ठीक है, मैंने मर्ज कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 41 से लेके ऑलमोस्ट सारा 47 तक बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के हवाले से। और इसकी जो क्रॉस रेफरेंस इलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से, वो सेकंड स्केड्यूल और थर्ड स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। अच्छा, अब आर्टिकल 41 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफ द स्टेट भी है, और ये रिपब्लिक की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट होने के लिए उसका मुसलमान होना, 45 ईयर्स तक एटलीस्ट एज हो, और वो क्वालिफाइड हो कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, ठीक है, तो फिर वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है। अच्छा, अब इसको सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है वो सेकंड स्केड्यूल में अटैच है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अटैच है। अच्छा, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज कंपोज किया जाता है, मतलब इसमें पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान शामिल होते हैं, सूबाई असम्बली के भी तमाम मेंबरान शामिल होते हैं, उनको मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही तरीका कार राइज है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के सिलसिले में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 42 के तहत प्रेसिडेंट क्या करता है, ओथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, और जो वर्डिंग है ओथ सेरेमनी की वो थर्ड स्केड्यूल में अटैच है। और प्रेसिडेंट की जो ऑफिस का ड्यूरेशन है वो 5 साल है आर्टिकल 44 के तहत। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि सेकंड स्केड्यूल में ये प्रोसीजर बताया गया है कि इलेक्शन कैसे होंगे। अच्छा, सबसे पहली बात करते हैं कि कौन सी अथॉरिटी है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियार है, तो वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा प्रेसिडेंट के हवाले से।
और उसे रिटर्निंग ऑफिसर भी कहा जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर एक लीगल टर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिसर वापस आ जाता है, ये एक जस्ट ये है कि कौन ऑथराइज है इसके हवाले से। तो ये स्पेसिफिकली इलेक्शन के लिए टर्म यूज होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है 3 चीज़ों के हवाले से कि कब तक आपके पास टाइम है कि आप नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा सकते हैं स्क्रूटनी के लिए। स्क्रूटनी का मतलब होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर कौन सा तारीख है कि आप अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले सकते हैं, और कौन सी तारीख होगी कि जिस दिन पोलिंग कंडक्ट की जाएगी, मतलब कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि पार्लियामेंट में से जो नॉमिनेटेड पर्संस होते हैं, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए जाते हैं कमिश्नर को, ताकि उनके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनाइजेशन हो जाए, मतलब कि वेरिफिकेशन हो जाए। फिर वेरिफिकेशन कंडक्ट की जाती है, जो तारीख बताई जाती है ऑफिशियल गजट में, और प्रोसीडिंग्स के दौरान वो जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं वो उस टाइम प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। जब कोई अपने नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ करना चाह रहा है तो वो फिर नोटिस डिलीवर करता है, फिर दोबारा से नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक नोटिफिकेशन जाता है कि इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है, और फिर कमिश्नर के कहने पर पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग बुलवाई जाती है, जिसके हवाले से स्पीकर पार्लियामेंट को समन करता है कि तमाम लोग उस दिन मौजूद हों, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, सही है। उसके बाद उनमें से फिर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है जिसने पोलिंग कंडक्ट करवानी है, और सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये से कंडक्ट करवाया जाता है, और लिस्ट ऑफ वोटर्स भिजवाई जाती है कि कौन कौन पोलिंग के सिलसिले में वोट देने का अख्तियार रखता है, सही है। फिर बैलेट पेपर भी भिजवा दिए जाते हैं जिसपे कैंडिडेट्स के नाम के साथ वो जो इंतखाबी निशान होता है वो लगे होते हैं, और साथ इनिशियल दिए होते हैं, मतलब उसके ऊपर दस्तखत होते हैं इलेक्शन कमीशन के। अच्छा, जो बैलेट पेपर के पर्टिकुलर्स हैं उसके ऊपर नाम होते हैं नॉमिनीज के, और इनिशियल दिए जाते हैं। इनिशियल का मतलब ये होता है कि तस्दीक के तौर पे जो छोटे दस्तखत होते हैं ना, उसे इनिशियल कहते हैं। सबको समझ आ रही है क्या? कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? उसके बाद क्या करते हैं कि वोट कास्ट करके बैलेट बॉक्स में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद काउंटिंग होती है बैलेट पेपर की, फिर कमिश्नर उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर करता है उसे फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया जाता है कि आज से ये प्रेसिडेंट है। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? हारून, याया और अरसलान, आपको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आपको सात प्रेसिडेंट के ये भी सवाल आ सकता है कि इम्पीच प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का तरीकाकार क्या है, मतलब कि उसको कैसे निकाला जा सकता है। उसका तरीकाकार आर्टिकल 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिया गया है। अब उसको निकालने के ये ग्राउंड्स दिए गए हैं कि आप उसे फिजिकल मेंटल इनकैपेसिटी पे निकाल सकते हैं, या अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है या मिसकंडक्ट शो करता है तो इस बेस पे उसको निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप है, उसका जब 1/2 नोटिस देता है ना नेशनल असेंबली के स्पीकर को कि हमारी इंटेंशन है कि हम करारदाद पेश एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं कि ताकि प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकें और उसे रिमूव करवा सकें, क्योंकि वो इनकैपेसिटेटेड है, वो काम नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के तौर पे, तो सबसे पहले आप उसका रिटर्न नोटिस देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो कॉपी नोटिस रिसीव होती है, उसकी कॉपी 3 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को ट्रांसमिट कर दी जाती है। फिर पार्लियामेंट का जॉइंट सिटिंग बुलवाया जाता है 14 दिन के अंदर, और फिर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होती हैं जो उस पर एलिगेशन लगी हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो अपने अपीयर भी हो सकता है और अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। लेकिन जब करारदाद 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाती है कि भाई ये बंदा अनफिट है, वो फिर सीज कर जाएगा अपने ऑफिस से, मतलब कि वो फिर प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। ठीक हो गया? उसके साथ प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात हैं लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है उसके: summoning of parliament, address the parliament, right to speak in parliament, dissolution of national assembly, promulgation का मतलब होता है नफाज या लागू करना, enforcement of ordinances, referendum, appointment of caretaker cabinet, ये इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। जुडिशियल पावर्स में इसकी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अपॉइंटमेंट ऑफ ईच जज ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान,
डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरीज ऑफ जजेस टू ग्रांट पार्डन, ट्रांसफर ऑफ जजेस। और फॉरेन अफेयर्स में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू फॉरेन अफेयर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूनाइटेड नेशन, executive powers and function, proclamation of emergency, appointment of governors of provinces, appointment of attorney general of Pakistan, members of National Finance Commission, chief election commissioner, members of Islamic Ideological Council, council of common interest, National Economic Council, military powers में declaration of war, settlement of peace, appointment of chief of defense forces। ठीक है, ये ओवरऑल प्रेसिडेंट का पूरा आपके 3 सवाल इसमें कवर हो जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ है दोनों को, तीनों को? बाकी जो बीजीयू के स्टूडेंट है, मैं इस इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के ना पास पेपर्स आपको सेपरेटली सेंड कर रही हूँ ताकि आप ही देख लें कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, चलो मैं ये आज 2 फिर सवाल काफ़ी हैं।